नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात करेंगे कमोडिटीज की और सबसे पहले शुरुआत करेंगे सोने से, जहां पर रिकॉर्ड स्तरों के आसपास के कारोबार फिलहाल यहां पर देखने को मिले हैं। कैसे करें आगे कारोबार, कहां जा सकता है सोना, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे गेहूं की, जहां पर ओएमएसएस में हमने यहां पर दाम बढ़ते हुए देखे हैं और जिस तरह का मौसम रहा है कि गर्मी जल्दी शुरू हुई है, उसका भी असर यहां पर फसल पे बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या है डिटेल्स, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहां पर मसालों में, जहां पर मुनाफा वसूली जारी है और यहां पर आगे किस तरह के प्राइसेस बन सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी, आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान एंड केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर सोने के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर तेजी लगातार बनती हुई नजर आई है। अजय, कैसे देखते हैं आप यहां से करंट प्राइसेस, क्योंकि बाजार को लगता है कि 3000 और 3200 तक भी जा सकता है और उन्हीं लोगों को लगता है कि उसके बाद एक मुनाफा वसूली भी आएगी जो प्राइसेस को शायद 2500 2600 तक भी ले जा सकती है। तो ये जो बड़ी रेंज है और बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी है, इसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? नियर टर्म और लॉन्गर टर्म दोनों ही तरह के निवेशकों के लिए क्या राय है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल। मुझे लगता है 2024 में एक रिकॉर्ड तेजी हमने देखी इंटरनेशनल में, करीबन 28% की तेजी, और सबसे बड़ा चौंकाने वाले फिगर्स रहे हैं वो पिछले 1.5 महीने के अंदर हमने लगभग 12% की तेजी देखी। तो ऐसी उम्मीद है कि 2025 में भी रिकॉर्ड तेजी कंटिन्यू रहेगी। देखिए, फैक्टर्स की अगर बात करें तो अब जो वॉर जोन हमने 22 23 24 में देखा था, वो अब खत्म हो रहा जरूर है, बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ना, बिकॉज जैसे उनके ट्वीट्स आ रहे हैं वैसे और अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। जो ये साल हमने भी टारगेट रखा था कि $3000 का लेवल फर्स्ट हाफ में दिख सकता है, वो हमने पहले महीने में ही देख चुके हैं। और नो डाउट गोल्डमैन सैक्स और बाकी के अभी रिवाइज टारगेट जो आ रहे हैं वो 3100-3200 के आ रहे हैं। बट मेरा भी मानना है सेकंड हाफ, क्योंकि सेकंड हाफ आने तक हम देखेंगे जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे कुछ कूल ऑफ होता हुआ दिखाई देगा। जो टेंशन अभी बने हुए हैं, वो इंटरेस्ट रेट को लेके भी जो कंसर्न्स है, वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ होते हुए दिखाई देंगे। तो सेकंड हाफ डेफिनेटली एक करेक्शन का रहेगा और इस बार करेक्शन भी बड़ा रहेगा, जो $2200-2300 भी दिखा सकता है। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट है, उसी का कहर है कि हम $3000 के बिल्कुल नजदीक है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट भी कुछ ना कुछ वैल्यू और ऐड कर रहा है। तो आई थिंक जो ये तेजी है वो अभी भी बरकरार है। बट हाँ, टेक्निकली बहुत ही सीवियरली ओवरबॉट पहुंच चुका है मार्केट डेली चार्ट्स के ऊपर। जैसे कल भी हमने थोड़ा बहुत करेक्शन देखा, बट मार्केट फंडामेंटल ज्यादा ट्रैक कर रहा है। तो ओवरऑल 3000 से 3100 एक सेफ जोन मुझे दिखता है, लेकिन सेकंड हाफ डेफिनेटली एक करेक्शन वाला रहेगा। इंडियन मार्केट्स की जैसे आपने बात की, तो यहाँ पर अब किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अजय? क्योंकि हम ऑलमोस्ट 86 87 के करीब करीब यहाँ पर हैं, 86,500 के आसपास के लेवल्स ऑन योर स्क्रीन्स। यहाँ पे क्या रेंज बन सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले टारगेट जो रखा था बहुत ही कंजर्वेटिव 85,000 का रखा था, वो ऑलरेडी हमने अचीव कर चुके हैं। अगर मैं बाकी चीजों को देखते हुए रिवाइज करता हूं तो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहता है 88,000 से 90,000 का। बट फ्रेंकली अगर 86,500 पे अगर मैं एंटर करता हूं तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरे को थोड़ा सा एक करंट लेवल पे मुझे डर लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा एडवर्स दिखाई दे रहा है। नो डाउट अभी एक करेक्शन मुझे लगता है चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप और मिस्टर पुतिन की जो बात हुई है, फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक हुआ है, ठीक है, आउटकम्स नहीं आए अभी तक, बट ये दर्शाता है कहीं ना कहीं वॉर प्रीमियम कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिखाई देगा अगले 15 दिनों के अंदर। और मुझे लगता है जो पास्ट में देखा गया है, करीबन 125 से $150 का एक वॉर प्रीमियम निकलने की पूरी गुंजाइश है। तो जिस ढंग से एक साइकोलॉजिकल लेवल 3000 का बना हुआ है, वो टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। टच कर सकता है बट सस्टेन नहीं कर। वैसे ही एमसीएक्स की अगर बात करें तो आई थिंक 86,500 87,000 फर्स्ट राउंड के लिए एक रेजिस्टेंट का लेवल हम देखेंगे। छोटा मोटा करेक्शन हम ये वॉर टॉक खत्म होती है उसकी वजह से आ सकता है। जो सपोर्ट 83 का लेवल बनता है, वहां पे मुझे एक फेयर वैल्यू मिलती है बाइंग करने के लिए। क्लियर दैट। सोने का अगर आपकी स्क्रीन पे फिर से लेकर आएं तो ये ऑल टाइम हाईज हैं जो हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं और जैसे अजय कह रहे हैं कि रुपए की गिरावट का असर भी यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिला है। 2946 अब तक का ऑल टाइम हाई है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और उसके आसपास के स्तर फिलहाल यहाँ पर बनते हुए भी। अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी हमारे साथ हैं। ईशू, जिस तरह की मार्केट्स हैं जहाँ पर ऑल टाइम हाईज लगातार बनते हुए नजर आए हैं, चार्ट्स पे अगर हम देखें तो इस साल में अब तक 9 दिन ऑल टाइम हाईज बने हैं। भारतीय बाजारों में ऑफकोर्स वो नंबर यहाँ पर काफी हाई रहेगा, लेकिन किस तरह की ज्वेलरी रिटेल डिमांड आप फिलहाल बनता हुआ देख रहे हैं इन करंट लेवल्स पे? मनीषा जी, वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग, वैसे क्लाइंट जब आते हैं तो हमको पूछते हैं कि क्या लगता है सोना क्या होगा। आजकल जो क्लाइंट आते हैं इतना हाइप हो गया है, वो हमको आके बोलते हैं कि अरे सोना तो अभी 1 लाख होने वाला है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग हाइप हो गई है कि हमको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अभी हमको ज्ञान मिल रहा है उनसे।
तो क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन इतना 1 लाख का स्ट्रांग हो गया है, तो सेल्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट हम प्रीडोमिनेंटली हमारा हमेशा वैल्यू वाइज डायमंड का सेल ज्यादा होता है। लास्ट वीक पहली बार गोल्ड ने डायमंड से ज्यादा सेल किया। मतलब ये हमारे लिए रिकॉर्ड है, ये होता ही नहीं है हमारे पास। तो बहुत ही अच्छा है। और ऑफ कोर्स शादियां हेल्प कर रही है, काफी शादियां हैं इस बार, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है शादियों का। और थोड़ा बहुत शायद वो लैब ग्रोन के चक्कर में भी कुछ लोग हैं जो ज्वेलरी में इंस्टेड ऑफ डायमंड्स शायद गोल्ड फॉर द टाइम बीइंग प्रेफर कर रहे हैं। तो उस कारण से ग्राउंड लेवल पे तो काफी अच्छी बाइंग निकल रही है अभी। अब करंट लेवल्स पे भी आप यहाँ पे कह रहे हैं रिटेल बाइंग अच्छी है, सोने में खरीदारी यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आई है। लोगों को लगता है कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएंगे। जो ओवरऑल मैथ्स है इशू, थोड़ा सा डिस्काउंट हमने सुना था कि B2B मार्केट्स में चलता हुआ नजर आ रहा है, क्या वो यहाँ पर कम पड़ा है? और जो ये बाइंग की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या वो लाइट वेट ज्वेलरी है, लो कैरेटेज है, ब्राइडल है, हैवी पीसेज हैं, क्या खरीद रहे हैं लोग? सरप्राइजिंगली हैवी पीसेस भी चल रहे हैं, लाइट भी चल रहे हैं। वैल्यू टर्म्स में देखोगे तो ऑब्वियसली जो ब्राइडल वाला है उसका वैल्यू ज्यादा होता है, पर छोटी चीजें भी चल रही है। गिफ्टिंग, क्योंकि शादी में फिर गिफ्टिंग का भी चक्कर हो जाता है। जो शादी कर रहे हैं वो लोग भी गिफ्ट देते हैं, या और कोई आके गिफ्ट लेता है फॉर द कपल एंड थिंग्स लाइक दैट। तो लेकिन ब्राइडल 60-65% तो ब्राइडल सेल ही है, बाकी 30-35% लाइट वेट चीजें हैं। जहां तक डिस्काउंट का सवाल है वो मैंने ऑनेस्टली देखा नहीं है, मैं ट्रैवल कर रहा था। तो हम लोग का तो अभी मैकेनिज्म बना हुआ है कि जितना हम सेल करते हैं हेज होके इमीडिएटली शाम को वो बाय हो जाता है, ऑटो पायलट पे चल रहा है वो, तो उसका अभी मुझे अंदाजा नहीं है। फेयर पॉइंट। आप एक और चीज़ जो आपने यहाँ पर कही, हम ज्योग्राफीज भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि कहाँ पर ज़्यादा बाइंग होती हुई नजर आई है। यूजली हायर प्राइसेस में हम देखते हैं कि सदर्न इंडिया में यहाँ पर खरीदारी है, नॉर्थ इंडिया में ये सुनने को मिला है कि बहुत ज़्यादा बाइंग यहाँ पर फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो करंट लेवल्स पे भी अगर लोग गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हैं तो क्लियरली इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले रहे हैं, क्योंकि प्राइस राइज या प्राइस रिटर्न उन्होंने यहाँ पर आता हुआ देखा है। क्या यहाँ पर ज्योग्राफीज भी नजर आ रही है कि कौन कितना अर्बन रूरल किस तरह से खरीदारी है? तो हम तो देखिए, हम बॉम्बे और बैंड्रा है जो बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन एरिया है, तो हमारे पास तो पूरी अर्बन बाइंग ही आ रही है। रूरल बाइंग हम नहीं देखते यहाँ पर। और थोड़े बहुत हमारे पास आउट स्टेशन से लोग आते हैं, जैसे कि हैव गुड क्लाइंट्स कमिंग फ्रॉम बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, यहाँ से आते हैं। पर क्लाइंट्स हमारे वो भी कॉस्मोपॉलिटन ही है, रूरल क्लाइंट हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। फेयर पॉइंट दैट। तो अर्बन क्लाइंट्स हैं, खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी है, और स्पेशली मेट्रो लाइक बॉम्बे में यहाँ पर बाइंग में डिक्लाइन होता हुआ नजर नहीं आया है। तो क्लियरली वो एक ट्रेंड यहाँ पर डेफिनेटली है। इशू, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल, ये तो बात हुई सोने की, लेकिन चांदी पर एक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 3 महीने के हाइस के आसपास हमने चांदी के प्राइसेस भी आते हुए देखे हैं। अजय, यहाँ पे क्या सेंस है? क्योंकि 97,000 तो ऑन स्क्रीन प्राइसेस हैं, अगर आप फिजिकल मार्केट में लेने जाएं तो क्लियरली लाख रुपए के ऊपर के प्राइसेस ऑलरेडी यहाँ पर बन चुके हैं। देखिए, जिस दिन से गोल्ड सिल्वर रेशियो 90 के करीब है, तो ये तो कंटिन्यू दिखाई दे रहा है कि चांदी एज ऑफ नाउ गोल्ड के मुकाबले काफी सस्ती है। अब तक हमने देखा इंडस्ट्रियल डिमांड ज्यादा पिकअप नहीं कर पा रही। जिस दिन से अभी अपडेट्स आ रही है कि सोलार का कुछ बड़ा प्लांट करीबन 956 गीगावाट का चाइना लगा रहा है, वहां पे भी मुझे लगता है कि एक बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। तो अब तक टेक्निकली भी अगर हम देखते हैं तो डोमेस्टिक पे 96 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही थी, बट कंसिस्टेंटली पिछले एक हफ्ते से 96,500 का लेवल होल्ड कर रहा है। ये मुझे ट्रिगर देता है कि 1,03,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। बट अगेन चार्टिकली अगर मैं देखता हूं तो प्राइसेस थोड़ा सा ओवरबॉट दिखता है। तो बार बार में पिछले 2-3 सेशन में हम देख रहे हैं कि 97,500 तक जाता है, फिर एक छोटा पुल बैक देता है। तो करेक्शन छोटा मोटा हो सकता है इसके अंदर, बट एज कंपेयर टू गोल्ड आई एम मोर बुलिश ऑन सिल्वर, बिकॉज 90 का रेशियो सस्टेनेबल नहीं दिखता है। यहाँ से अगर 86-85 तक का भी अगर पुल बैक आता है तो चांदी में अभी भी दमखम है, जो 1,03,000 का लेवल अगले एक स्ट्रेच में दिखा सकता है। जो इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि $35 तक का लेवल अगले महीने भर के अंदर दिखा सकता है। तो आई वुड प्रेफर टू गो विद सिल्वर रादर देन गोल्ड एज ऑफ नाउ। राइट। साथ ही साथ मेटल्स पर अब आपकी क्या सेंस है? बिकॉज कॉपर में हमने मुनाफा वसूली आज भी यहाँ पर बनते हुए देखी है। एल्यूमिनियम, जिंक में थोड़े से सपाट कारोबार हैं, यहाँ पर क्या करने की राय है? देखिए, पूरे बेस मेटल में भी मुझे लगता है कि एक नया
ब्लड वापस आना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, अब तक जो डर बना हुआ था वो यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर कैसे रहेंगे, कैसे सैंक्शंस लगेंगे, अब धीरे-धीरे क्लैरिटी आना स्टार्ट हो चुकी है। बीच में हमने देखा जो 25% का ड्यूटी लगा है, उसके बाद एक सेंटीमेंट थोड़े बहुत खराब ज़रूर हुए। बट अब क्लियर कट चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट है। आई एम फियरिंग कि यहाँ से कम 12-12, 15-15% की तेजी करंट लेवल से भी दिखा सकता है। खास करके अगर कॉपर की बात करें तो कंसिस्टेंटली प्राइसेस 94, 9500 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है एलएमई पे, और डोमेस्टिक मार्केट में भी 870 काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंट था, वो तोड़ चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर कॉपर में अगर 870 पे लिया जाए 845 के स्टॉप लॉस से, तो अगले एक महीने में ये 900 का लेवल आराम से क्रॉस कर सकता है। वहीं जिंक के अंदर भी हमने देखा कि एक बड़ी तेजी के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन जनवरी मंथ में देखा है, बट कुल मिला के लोअर लेवल पे हमने देखा कि प्रॉपर्टी मार्केट में अब जाके स्टेबिलिटी बनी है। 270 के ऊपर जिंक अच्छे से होल्ड करके चल रहा है, यहाँ पे लिमिटेड है, लेकिन 265 के स्टॉप लॉस से अगर लेके चलते तो 278 तक का लेवल मिलेगा। बट ज्यादा बुलिश मैं एल्यूमिनियम में हूं, जहां पे हमने देखा $2600 एल्यूमी पे क्रॉस कर चुका है। मेटल की शॉर्टेज हम अभी भी देख पा रहे हैं, और डोमेस्टिक मार्केट पे भी बाइंग ट्रिगर स्टार्ट हो चुका है। तो एल्यूमिनियम में मुझे लगता है एज कंपेयर टू कॉपर एंड जिंक मैं ज्यादा बुलिश हूं। इंटरनेशनल में अराउंड 2750 तक का टारगेट, और डोमेस्टिक मार्केट पे करंट लेवल से 264 पे लेते हैं 255 के स्टॉप लॉस से, तो 275 तक के टारगेट हम एल्यूमिनियम में देख पाएंगे। तो कुल मिला के पूरे बेस मेटल पैक में अब अच्छी तेजी दिखनी चाहिए। ऑलराइट, तो चांदी में खरीदारी करें। मेटल्स में भी यहाँ पर तेजी का उम्मीद लगा के हम ये देख रहे हैं। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे गेहूं की, जहाँ पर कुछ चिंताएं मौसम को लेकर हैं, और ओएमएसएस के प्राइसेस को भी क्या है, डिटेल्स बताएंगे आपको। अब यहाँ पर गेहूं की करेंगे, और हमारे साथ आई ग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान जुड़े हैं। राहुल नमस्कार। दो चीज़ें हैं गेहूं में, एक तो गर्मी की वजह से फसल को लेकर कुछ चिंताएं हैं। पहले आपका सेंस उसी पे जानना चाहेंगे, किस तरह के नंबर्स हैं, किस तरह की आवक की खबरें फिलहाल हैं। नमस्कार मनीषा जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग ऑन दिस स्टूडियो। देखिए, जहाँ तक टेम्परेचर का है अभी, जो आ रहा है अभी, तो दिन और रात में थोड़ा अंतर ठीक ठाक है अभी। और अभी आज ही रात को जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और नॉर्थ के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, जो एक बहुत एक जिसको हम कह सकते हैं कि अमृत वर्षा है गेहूं के लिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में अभी तक बारिश नहीं हुई थी। और रही बात टेम्परेचर की, अभी तो एज ऑफ नाउ कुछ छोटे मोटे इलाकों से टेम्परेचर बढ़ने की जो है खबर। और ये जो बारिश पड़ी है ये बहुत बढ़िया है, और अगर ये बारिश ऐसे जारी रही तो उत्पादन जो है वो अच्छा हो सकता है। तो हाल फिलहाल में अभी फसल में कोई विशेष गिरावट की आशंका मौसम के कारण कम दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से राहुल कितनी फसल है इस बार, क्योंकि सरकारी आंकड़े तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हैं ही, ट्रेड भी यहाँ पर अपनी अटकलें लगा रहा है, लेकिन आपके नंबर्स क्या हैं? मैं आई थिंक मैम 110 मिलियन मीट्रिक टन जो है उत्पादन पहुंच सकता है अगर मौसम ने साथ दिया तो। 110 मिलियन टन। साथ ही राहुल, जिस तरह से हमने ओएमएसएस की तरफ से यहाँ पर गेहूं आते हुए देखी है, वहाँ पर प्राइस में इंक्रीज है। गेहूं को लेकर कुछ बहुत चिंताएं भी हैं, बिकॉज अगर हम ईयर ऑन ईयर गेहूं के प्राइसेस देखें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा इंक्रीज है। करंट लेवल्स क्या हैं, ओएमएसएस की तरफ से क्या प्राइसिंग है, और बाजार में किस तरह की प्राइसेस है? देखिए मनीषा जी, किसी भी मार्केट में भाव जो है मार्केट की असल पोजीशन बताता है कि माल की सही में कमी है या नहीं। पहला टेंडर जो था 4/12/2024 को जारी किया गया था, जिसमें 3120 रुपये की जो है दिल्ली गेहूं की बोरी लगी थी। वही एक महीने के अंदर जो है 4 जनवरी 25 में बढ़कर 3360 रुपये पहुंचा, और अब 3300 रुपये जो है लास्ट टेंडर में बिडिंग हुई है। यानी पहली बिडिंग से अब तक 130 रुपये दिल्ली गेहूं के भाव में जो उछाल आया है या ऊंचे भाव पर बोरी लगी है। और दूसरा, अगर मैं दिल्ली इसकी बात करूं, दिल्ली लॉरेंस रोड की, तो पहले टेंडर के दौरान भाव थे 2981 रुपये, और कल जो भाव थे वो 3130 रुपये हैं। यानी दिल्ली में भी गेहूं जो है 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है। देखिए, सरकार ने भरकस प्रयास किए कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन जैसा कि मार्केट बढ़ रही है, बावजूद इतने कदम उठाए हैं, तो उससे साफ प्रतीत है कि कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड के बीच में जो गैप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये बहुत ही लीन पीरियड होते हैं, इस टाइम इतनी डिमांड नहीं रहती, और इस डिमांड के बावजूद अगर आप देखें तो जितने भी अभी तक टेंडर जारी किए हैं उसमें करीब 98 से अधिक % तक बिक्री हो चुकी है। अगर लास्ट टेंडर की बात करूं, 4 लाख मीट्रिक टन में से लास्ट टेंडर में हमने 3.99 लाख जो है खरीदा है मिलर्स ने, और सेकंड लास्ट टेंडर में 3 लाख टन में से 2.93 लाख टन खरीद चुके हैं। तो अभी तक जितने भी टेंडर आए हैं उसमें सरकार जो बिक्री है ओएमएस की
एसएस की, वो बहुत ही अच्छी अनुपात में हुई है, जो साफ संकेत देते हैं कि मिलर्स के पास जो है स्टॉक कम है और वो अधिक से अधिक मात्रा में नई फसल आने से पहले जो है अधिक से अधिक मात्रा में स्टॉक बनाकर चलना चाहते हैं, ताकि उनकी जो मिलिंग है वो चलती रहे। राहुल, साथ ही साथ अगर पिछला एक साल देखें तो किस तरह से गेहूं के प्राइसेस अब तक बढ़े हैं यहाँ पे? देखिए मैम, पिछले साल अगर आप कहें तो पिछले साल से अब तक मैं मानता हूं कि गेहूं की कीमतें जो हैं एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। दिल्ली गेहूं जो बेंचमार्किंग कहते हैं माना जाता है, वो 3300 रुपए के पार पहुंचा था। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि गेहूं की अमूमन कीमतें जो थी पिछले साल अगर मैं देखूं उससे पिछले साल, तो 1900 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास रहती थी। तो कीमतों में काफी भारी इजाफा देखा गया है। तो 20 रुपए की तरफ से अब हम यहाँ पर 33 पे आसपास कारोबार कर रहे हैं। और जिस तरह की फसल आप बता रहे हैं, जो एमएसएस की सेल्स वगैरह है, यहाँ से क्या सेंस है राहुल, कहाँ जा सकते हैं प्राइसेस, या आपको लगता है टॉप के करीब हैं? देखिए मैं पहले बता चूंगा, ये लीन पीरियड होता है, इसमें इतनी अधिक वो नहीं रहती, और देखना होगा कि मौसम जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है। अभी प्राइसेस के बारे में कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हुआ, 10-15 स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो गेहूं के भाव जो है एमएसपी से ऊपर ही रहेंगे, और ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा सरकार के लिए। जैसे आपने देखा हुआ पिछले 3-4 टेंडरों में जो खरीद हुई थी वो लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। अगर कीमतें इस बार भी एमएसपी से ऊंची हुई तो सरकारी जो खरीद है उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है, जो भविष्य में कीमतों को और सपोर्ट देगा। वेल एब्सोल्युटली, वो एक चीज़ यहाँ पर देखने के लिए होगी, क्योंकि पिछले 2 साल से सरकार अपने जो उनके टारगेट्स हैं उस हिसाब से गेहूं नहीं खरीद पाई है। और अगर इस साल भी प्राइसेस एमएसपी के ऊपर और काफ़ी ऊपर रहते हैं तो सरकारी खरीद कैसी रहेगी उसके ऊपर नजर रखनी होगी। राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। पर इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन हम ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स पे पूरा फोकस।